हाँ, तो मैं बता रहा था असाइनमेंट का। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का असाइनमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, असाइनमेंट का जो तरीका होता है वो चीज देखिए। मैं बता रहा था कि ऐसा नहीं कि कहीं पर भी पेज मिल गया पेज को। अब इसमें आप देखो तो अब यहाँ पे जो आप असाइनमेंट देख रहे हैं ये किसी दूसरे कॉपी का पेज है और ये कहाँ कहीं मिल गया। लगता है कि किसी से मांगा हुआ है कि 2 पेज हमारे पास नहीं है, दे दो पेज, दे दो पेज। ये असाइनमेंट इस तरह से आप देंगे। ये है सिकंदर, नाम है सिकंदर। ठीक है, दूसरा फिर ये भी उसी तरह से है, कोई एक पेज बीच से निकाल लिए कॉपी से और लिख दिए। ठीक है, असाइनमेंट का तरीका होता है, देखिए बीसीए एकेयू 5th सेमेस्टर। ठीक है, इस तरह से असाइनमेंट आप जो देख रहे हैं इस तरह से असाइनमेंट लिखा जाता है। देख लीजिए सीनियर का लिखा हुआ है आपका असाइनमेंट। इस तरह से असाइनमेंट है कि कहीं से भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा, 10 में 10 मिलेगा असाइनमेंट। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं, आप अभी से ही आप इस चीज को सीखना होगा आपको। ठीक है, ये 5th सेमेस्टर एकेयू का है, आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर ये कम से कम ये चीज तो सही है, राइटिंग सही है। ठीक है, ये भी आप ही का बैच का है, चंदन कुमार का। ठीक है, ये पेज कम से कम लिखा सही तरीके से है, मेहनत करके लिखा है। तो इसमें मैंने फर्स्ट टाइम था तो चलो 10 से 10 में 10 मार्क्स दे दिया। नहीं तो अगर इस तरह का असाइनमेंट रहेगा तो आपको 4-5 मिलेगा। फिर भी असाइनमेंट फर्स्ट टाइम था आप लोग का तो इसमें 8 मार्क्स दिया गया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा इस चीज को। ठीक है, अब ये भी सही है। ये कौन है? संदीप कुमार पांडे। ठीक है, ये भी सही लिखा है, मतलब इस तरह से। तो असाइनमेंट लिखने का एक सेट ऑफ रूल्स होता है, उस रूल्स को आपको इंप्लीमेंट करना होगा। चलिए, असाइनमेंट्स का मार्क्स मैं आगे बताऊंगा। अभी सभी लोग का कुछ असाइनमेंट अभी चेक नहीं किए हैं। ठीक है, कुछ लोग का चेक भी हो गया है, मार्क्स मैंने मेंशन भी कर दिया है, लेकिन एक साथ मार्क्स हम बताएंगे। और जो स्टूडेंट बैच 2 से बाद में आए हैं इसके बाद जनवरी में नेक्स्ट असाइनमेंट देंगे, उसके साथ फिर आप लोग जमा कीजिएगा सेकेंड असाइनमेंट में। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग एफएक्यू करते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, आज कोई न्यू टॉपिक या किसी भी तरह का कोई रिवीजन नहीं होगा। किसी भी सब्जेक्ट से ठीक है क्वेश्चंस पूछा जाएगा और आपको बताना होगा। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है वो किसी भी सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन करेंगे और आपको बताना होगा। चलिए स्टार्ट। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर आप आंसर देंगे तो आप हैंड रेज करेंगे, ठीक है, तो आपको मौका मिलेगा। हाँ बोलो हिमांशु सिंह। सर क्या असाइनमेंट दिए हुए थे ओएस में सर? ओएस में असाइनमेंट अब आपको अगला बार मिलेगा। ठीक है, आप बैच 2 से आए हो? नो सर। हाँ, तो बैच 1 में थे तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या असाइनमेंट दिया गया था। सर नहीं पता था, उस तो आप बार एक नेक्स्ट महीना टाइम के हम लिए मैंने। असाइनमेंट सबमिट करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके सर। चलिए, सर ओएस का जो नोट्स आप कीजिए ना हैंड रिटेन, उसमें कुछ पेजेस में ना ब्लर है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो अगर किसी और के पास हो जो भी ठीक है ठीक है, ये कर लेंगे। हाँ, 1-2-3 पेज है ब्लड टाइप का। हाँ, तो क्वेश्चंस आप बताओ। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ फॉक्सट्रो डेटाबेस? व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ फॉक्सट्रो डेटाबेस? डॉट dbf। वेरी गुड, बैठिए, तुम बताओ। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ क्यूबेसिक? QB64 .bas। मैंने बोला फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन, आप इंटरप्रेटर का नाम, कंपाइलर का नाम बता रहे हैं।
ठीक है, बैठिए, बैठो। नेक्स्ट आप बताइए, नोटपैड का भी नाम आपने सुना है कंप्यूटर साइंस में, और वर्डपैड का भी नाम सुना है, राइट। सबसे पहले हम लोग अगर कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ते हैं तो आपको नोटपैड होता है, वर्डपैड होता है, ठीक है। नोटपैड वर्डपैड जानने के बाद ही हम लोग एमएस वर्ड सब जानते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि नोटपैड में जो फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? नोटपैड में, ठीक है, जो फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट डीबीएफ। इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉक्सट्रो में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? आपको पूछा जा रहा है नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन। किसी एप्लीकेशन में जो फाइल क्रिएट होता है उसका फाइल एक्सटेंशन होता है। फाइल एक्सटेंशन के थ्रू ही आप आइडेंटिफाई करोगे कि किस टाइप का फाइल होगा। ये मालूम है MP3 एक्सटेंशन और MP4 एक्सटेंशन, जिससे पूछा जा रहा है वही, ठीक है। जब बोलेंगे आपसे बोलने के लिए तब आप बोलिएगा। MP3 एक्सटेंशन मालूम है, MP3 भी मालूम नहीं है, ठीक है। MP4 भी नहीं मालूम है। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटेंशन समझ में आ रहा है। क्या होता है बताइए? एक्सटेंशन कहने का मतलब क्या? फाइल एक्सटेंशन कहने का मतलब क्या होता है? शॉर्ट जैसे पीडीएफ डेटाबेस फाइल एक्सटेंशन का निम्न का एक होता है एक्सटेंशन। किसका और होता है? जहां सेव होता है बैकग्राउंड डेटाबेस एक्सटेंशन। मैं बता देना चाहता हूं कि ध्यान दीजिए सभी लोग, बात नहीं करो। किसी भी फाइल को आप आइडेंटिफाई करने के लिए ही फाइल एक्सटेंशन यूज करते हो। फाइल एक्सटेंशन के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस टाइप का फाइल है। कुछ असाइनमेंट में मार्क्स है, ये है नाम, आईडी सर्च कर रहे हैं तो आईडी नहीं है, रोल नंबर है तो रोल नंबर नहीं। माला कुमारी कौन है? ना तुम्हारा वहां पे रोल नंबर है ना तुम्हारा आईडी है असाइनमेंट में। और स्टूडेंट्स तो माला कुमारी कोई और हो सकता है। तो 2 माला कुमारी है बैच में, तो हम तो पूरा सर्च कर लिए उसमें, ना तुम्हारा आईडी है नहीं है, केवल तुम वहां पे केवल अपना नेम लिखी हो और एक बैच का नाम है, लेकिन तुम्हारा वो रोल नंबर ना रोल आईडी है। बैठो। तो किसी भी फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं, उसी के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप का फाइल है। आप गाना सुनते हैं तो MP3, MP3, MP4, इसका मतलब क्या होता है? क्यों बीच में बोल रहे हो जी? हाँ, MP3 क्या है? ऑडियो। और MP4? वेरी गुड। तो उसी तरह से नोटपैड में जो फाइल क्रिएट होगा, ठीक है, उसका एक फाइल एक्सटेंशन होगा। आप क्यू बेसिक में जो प्रोग्रामिंग लिख रहे हो उसको सेव करोगे तो उसका एक फाइल एक्सटेंशन होगा। HTML में जो प्रोग्रामिंग आप लिखेंगे तो उसका एक फाइल एक्सटेंशन होगा। MS वर्ड में आप अपना रिज्यूम बनाएंगे तो उसका एक फाइल एक्सटेंशन होगा। आप पासपोर्ट साइज का फोटो यूज करते हो, उसका एक फाइल एक्सटेंशन होगा। तभी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ग्राफिक्स फाइल है या ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल है, पावर पॉइंट फाइल है। आ रही बात समझ में? तो अब बताओ, नोटपैड पढ़े हो? नहीं तो हाँ, तो बोलिए उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? चलिए बैठिए, नहीं बैठिए बैठिए बैठिए। तुम बताओ वर्डपैड का फाइल एक्सटेंशन। नोटपैड के बाद हम लोग वर्डपैड पढ़ते हैं। वर्डपैड का फाइल एक्सटेंशन कौन बताएंगे? हैंड रेज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स हैं। तुम्हारे ऐसा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वर्डपैड का फाइल एक्सटेंशन नहीं जानते हैं, लेकिन सीखेंगे। तुम ही अकेले नहीं हो। बैठिए, बताओ जी तुम। RTF, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTF?
और किन्हीं को मालूम है? हाँ बताओ। नोटपैड नहीं, वर्डपैड का फाइल एक्सटेंशन आरटीएफ है। आरटीएफ का मैं फुल फॉर्म पूछ रहा हूं। हाँ बताओ जी। वेरी गुड, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। बैठ जाओ। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। हाथ में किसी के पास मोबाइल नहीं ना है? हाँ तो देख लेंगे कि गर्दन झुका हुआ है, तो फिर आप सोचिएगा। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, तुम बताओ जी। हाँ आप बताइए कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड। यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं यूजर फ्रेंडली होता है? इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। मशीन यानी ये जो आप बताए कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली नहीं है, क्यों? कौन बताएंगे? तुम बताओ। हाई लेवल लैंग्वेज सर यूजर फ्रेंडली है क्योंकि वो इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर है। अब लो लेवल लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म में होता है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है सर, इसलिए वो यूजर कन्वीनियंट नहीं है। हाँ बैठिए। वेरी गुड, बैठ जाओ। आप जिस चीज के बारे में जानते हैं उसको आप 2 लाइन जैसे भी आप बोलिएगा वो हम समझ जाएंगे कि आप सही बोल रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली इसलिए नहीं है कि उसमें जो भी कोडिंग करते हैं हम लोग बाइनरी फॉर्मेट में कोडिंग होता है, 0 और 1 फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो 0 और 1 फॉर्मेट में कोडिंग होता है तो उस कोडिंग को यूजर आसानी से नहीं समझ सकता है, उसके लिए कोई एक्सपर्ट यूजर ही उसको समझ सकता है, ठीक है। लेकिन मशीन को इसलिए बेनिफिट है, ठीक है, उसको मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि मशीन लेवल प्रोग्रामिंग जो है कंप्यूटर मशीन लेवल प्रोग्रामिंग समझता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। और बाइनरी लैंग्वेज में डायरेक्ट लिखा गया है प्रोग्राम, तो क्या उसको समझने के लिए क्या किसी ट्रांसलेटर का जरूरत है? नहीं है। दैट इज कॉल्ड मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड, ठीक है, मशीन लेवल, एंड सेकेंड इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। चलिए, तो असेंबली में निमोनिक्स यूज होता है ना, सिंबल यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, ठीक है, हाउ डू यू डिक्लेयर वेरिएबल इन क्यूबेसिक? क्यूबेसिक में हम लोग वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? इनपुट लिखकर नहीं, इनपुट लेकर तो हम लोग इनपुट लेते हैं। इनपुट कौन बताएंगे? इसके लिए फिर से क्वेश्चन समझिए, मात्र 3 स्टूडेंट का हैंड रेज हो रहा है। हाउ डू यू डिक्लेयर वेरिएबल इन क्यूबेसिक? अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्यूबेसिक में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, हम वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं क्यूबेसिक में, कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? बताओ। केवल परसेंट लिख देंगे तो क्या वो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा? वो तो सिंबॉलिक डिक्लेरेशन हुआ। अगर हम पूछते कि सिंबॉलिक डिक्लेरेशन के लिए, और तुम बताओ जी। स्ट्रिंग वैल्यू, अब डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप है, डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप है। स्ट्रिंग अलग हो गया, इंटीजर अलग हो गया, सिंगल अलग हो गया, डबल अलग हो गया। बैठो। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिससे कोई डाटा स्टोर करता है, तो इसलिए हम लोग ए बी
तो वही तो हम पूछ रहे हैं। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि बात नहीं कि वेरिएबल का डिफिनीशन क्या है, और उसको मैंने तो पूछा कि प्रोग्रामिंग में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या होगा। जब आप क्यू बेसिक में डेटा टाइप पढ़े हैं, वेरिएबल पढ़े हैं कि व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज डेटा टाइप, तो फिर प्रश्न उठता है कि हाउ डू यू डिक्लेयर वेरिएबल। नहीं आप बोलिए, हम समझ जाएंगे। ये बराबर तेल दिए, ये बराबर कर दिए, तो वहाँ डबल कोट के अंदर और कोई मैसेज देंगे, उसके बाद जो देंगे ना वो सारी बात जैसे एक बेसिक में हम वेरिएबल दो तरीके से डिक्लेयर करते हैं, इम्प्लिसिट एवं एक्सप्लिसिट। वेरी गुड। इम्प्लिसिट सर जैसे डायरेक्टली उसमें जैसे वेरिएबल देते हैं तो सब इंटीजर ले लेगा, लेकिन एक्सप्लिसिट में डीम स्टेटमेंट का यूज। वेरी गुड, डीम स्टेटमेंट यूज करते हैं। गुड, ध्यान दिए, बैठिए, ध्यान दो। क्यू बेसिक में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग डीम कीवर्ड यूज करते हैं। उसने एक बहुत अच्छा टर्म मुझे बताया, ठीक है। आप देखिए, मैंने बोला कि पढ़ने का सोर्स केवल टीचर नहीं हो सकता है। आप YouTube यूज करो, गूगल यूज करो, टीचर को यूज करो, रेफरेंस बुक यूज करो। आप सोचिएगा कि नीरज सर जो पढ़ा दिए वही काफी है, तो ये भूल जाइए। अगर आपको आगे कुछ पढ़ना है तो मेरे पास लिमिटेड किसी भी सब्जेक्ट का, अब अगर हम जावा पढ़ाते हैं, सी प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, तो उसको हम साल भर भी पढ़ाते रहेंगे तो समाप्त नहीं होगा कोई भी पेपर। ओएस भी, अब ओएस का डिफिनीशन भी हम एसजेएफ के बारे में लिखा है तो एक पेज तक डिफिनीशन हम लिखाते रह जाएंगे, लेकिन जहां जरूरी पॉइंट है वहां तक। लेकिन मैं हर बार पूछता हूं, हर बार कहता हूं कि आप जरूर कुछ बुक, कहीं कोई सोर्स यूज करोगे तो कहीं ना कहीं तुमको कुछ नया पॉइंट मिलेगा। उसी पॉइंट को तो गेन करना है, एक्सेप्ट करना है। इसने इतने सारे स्टूडेंट्स में एक बच्चा यहाँ बताया, कितना अच्छा जवाब दिया है कि वेरिएबल दो तरह से डिक्लेयर होता है सर, एक इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और एक एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन का मतलब होता है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, ऑटोमेटिकली, और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है फोर्सफुली, ठीक है। क्यू बेसिक में वेरिएबल हम डिक्लेयर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और जब एक्सप्लिसिटली क्यू बेसिक में अगर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कहा जाए तो डिम कीवर्ड यूज करना होगा। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि इंटीजर टाइप का दो वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए और वो इंटीजर टाइप का ही वैल्यू होल्ड करे, अगर हम यहां पर डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में अगर ऐसे लिख लें, जैसे आप कैसे कहें, इसने कहा कि सर ए में 10 रख लीजिए, बी में 20 लिख लीजिए और सम इक्वल टू ए प्लस बी कर लीजिए, तो आपने ये कहा, ए को कहां आपने फोर्सफुली डिक्लेयर किया। ये तो इंटीजर टाइप के भी वैल्यू को रख सकता है, स्ट्रिंग टाइप के भी वैल्यू को रख सकता है, रियल टाइप के भी वैल्यू को होल्ड कर सकता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि नहीं, ये हमारा केवल इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल होल्ड करे, ठीक है, वैल्यू को होल्ड करे। तो आपको यहां पर लिखना होगा डिम, ध्यान दो, ए एज इंटीजर, आई बात समझ में, कोमा बी एज इंटीजर। अब यहां पे इसको एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन कहेंगे। अब ए हमारा इंटीजर टाइप के ही वैल्यू को होल्ड करेगा, बी हमारा इंटीजर टाइप के ही वैल्यू को होल्ड करेगा। अगर तुम चाहते हो कि डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करें तो सी एज सिंगल रियल टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा। तुम ए नेम एज अ स्ट्रिंग, that is called explicit declaration। आप बता रहे थे कि सर परसेंट यूज कर दीजिए, that is called symbolic declaration। अगर इसको सिंबॉलिक डिक्लेरेशन यूज करना है तो ऐसे यूज करोगे, टीम A%, B%, C साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, ये नेम आपने स्ट्रिंग के बारे में बता रहा था, डॉलर, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिक्लेरेशन। ये सिंबॉलिक डिक्लेरेशन होगा। यही क्यू बेसिक का सिंटेक्स जब आप थर्ड ईयर में विजुअल बेसिक पढ़ेंगे तो वहां पर सीखोगे। एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग VB.NET तो आप में नहीं है, ठीक है, VB.NET पढ़ेंगे तो यही रूल यूज होगा, जैसे AKU5 में मैं पढ़ा रहा हूं,
यही सिंटेक्स वहां पर भी फॉलो होता है। क्यू बेसिक से ही ड्राइव किया गया है आपका विजुअल बेसिक, जो थर्ड ईयर में आपको पढ़ना है। विजुअल बेसिक के ही कॉन्सेप्ट को लेकर एडवांस लेवल जावा के टक्कर में बनाया गया VB.NET। तो ये है डिक्लेरेशन। और क्यू बेसिक में वेरिएबल, अभी ठीक है ये भी वेरिएबल है, लेकिन आपने डिक्लेयर कहाँ किया? मेरा प्रश्न यही था ना कि हाउ डू यू डिक्लेयर वेरिएबल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। डिम स्टैंड्स फॉर डायमेंशन। डिम एक कीवर्ड है। डिम इज ए कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल इन क्यू बेसिक। क्यू बेसिक में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग डिम कीवर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट तुम बताओ। आप बताइए, फॉक्सप्रो में 8 DBMS टर्म मिला है, पढ़ाई हुई है 8 DBMS के बारे में? अच्छा छोड़िए, डेटाबेस हटाओ, ठीक है। आप ये बताओ कि हमारे पास लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप मुझे बताइए कि हमारे पास फ्लो चार्ट है, हमारे पास एल्गोरिथम है, हमारे पास स्यूडो कोड है और हमारे पास सोर्स कोड है। 4 चीज है। चारों को अगर अरेंज करने के लिए कहा जाएगा, मान लो कि आप कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो चारों में से सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा, उसके बाद क्या सीखना होगा, उसके बाद क्या सीखना होगा, अरेंज करो। क्वेश्चन समझें? सबसे पहले एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, एक सोर्स कोड बोले थे और एक स्यूडो कोड बोले थे। तो वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम किसी के बारे में एल्गोरिथम प्रोसेस पता करेंगे तभी ना फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले एल्गोरिथम, उसके बाद फ्लो चार्ट, उसके बाद स्यूडो कोड और उसके बाद सोर्स कोड। और कंप्यूटर ही हमारे सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करता है ना फ्लो चार्ट एग्जीक्यूट करता है, ना एल्गोरिथम, ना। हाँ नेक्स्ट, ठीक है, तुम बताओ। हाँ तुम्हें को बोल रहे थे। आप मुझे बताइए, लूपिंग स्टेटमेंट हो चुका है? हो चुका है, ठीक है। आप बताइए, इन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या डिफरेंस है? अच्छा तो ठीक है, नहीं है, ठीक है, तो मैं बता देता हूं, बैठ जाओ, तब आप समझ जाइए कि हाँ यही चीज होता है सर, इस तरह का लूप हम पढ़ चुके हैं। लूप का 2 क्लासिफिकेशन होता है, एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है और एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगा तभी लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। एंट्री कंट्रोल लूप कहता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगा तभी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जिट कंट्रोल लूप कहता है कि ओनली फर्स्ट टाइम बिना कंडीशन चेक किए हुए बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगा और नेक्स्ट टाइम से कंडीशन चेक होना स्टार्ट होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज हम लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो ये होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होता है सर, एग्जिट कंट्रोल लूप में सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट होता है तब कंडीशन चेक होता है, लेकिन क्या बार बार नहीं, ओनली वंस टाइम, ओनली फर्स्ट टाइम। तो बताइए, फॉर लूप और व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप है कि एग्जिट कंट्रोल लूप है? एंट्री कंट्रोल लूप है। फॉर में सबसे पहले कंडीशन चेक होता है, व्हाइल में सबसे पहले कंडीशन चेक होता है तभी बॉडी एग्जीक्यूट करता है। तो एग्जिट कंट्रोल लूप का एग्जांपल बोला जाए।
कौन सा एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप? जो 4 है थोड़े ना 4 तब अभी तो आपने बोला कि लूप क्लास में हो चुका है, तब कहाँ से समझ में आएगा? तो बिना मतलब ये तो बोल ये सब अभी हुआ ही नहीं है, तो अभी तुम बोले कि लूपिंग हो चुका है, खाली डिफिनेशन हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, तब अभी इस पे फोकस करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तुम बताओ जी, उसको बोलो। आप मुझे बताइए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस है? ये भी एक ध्यान है, जब भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप ऐसे नहीं कि आप नीचे देखेंगे, गर्दन झुकाएंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे। आई कांटेक्ट इधर रहना चाहिए, टीचर के पास। नहीं पता है आपको प्राइम नंबर? ये तो मैथमेटिकल टर्म है प्राइम नंबर। बैठिए, कोई देखिए, कोई दूसरा स्टूडेंट बता देगा, सिंपल है, आपके बगल में ही। चलो जी, तुम बताओ। नहीं पता है प्राइम नंबर? आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं कि इंग्लिश मीडियम? हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, ठीक है। मैथ, ये चीज ध्यान दीजिए कि मैथ का मतलब होता है कि ठीक है, आप बात नहीं करो, 10+2 आपका मैथमेटिक्स नहीं है, कि मैथ पे फोकस ही नहीं किया। तो अब जरा हिंदी में हम बोल रहे हैं, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर को। आपको ये मिला होगा जरूर, अभाज्य संख्या। हम भी हिंदी में पढ़े तो अभाज्य संख्या हम आकर कब प्राइम नंबर जाने? 10+2 में आकर जाने। मैट्रिक तक हम भी इसका इंग्लिश नहीं जानते थे कि प्राइम नंबर भी कोई टर्म है, अभाज्य संख्या के बारे में ही जानते थे। हिंदी और इंग्लिश से मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे नॉलेज से मतलब है। क्या आपके पास नॉलेज है? बैठो, तुम बताओ। खुद से और 1 से डिविजिबल होता है, राइट? क्या? कंपोजिट नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब नहीं समझे? 1 फैक्टर, यानी वैसा नंबर जिसका एक ही फैक्टर हो उसको कहेंगे कंपोजिट नंबर। सही है। प्राइम नंबर का तो आपने डिफिनेशन सही बोला, प्राइम नंबर का एग्जांपल बताओ। वेरी गुड, बैठिए। उस टेबल पे कोई, उस बेंच पे और कोई बता सकते हैं कंपोजिट नंबर? बताइए। 1 प्राइम नंबर नहीं है तो 1 इज कंपोजिट नंबर। कौन बगल में, उसको भी उठाओ, कुछ हिंट कर रहा है। चलो जी, हाँ, तुम एक आंसर का एक सही जवाब दिया था, आरटीएफ। आरटीएफ का फुल फॉर्म बताया था ना, तो अब बताओ इसको, कंपोजिट नंबर। आरटीएफ का फुल फॉर्म तुमको सही में याद था? झूठ नहीं ना बोल रहे हो? वो सब तो सब स्टूडेंट को ही ना फेवर करेगा कि हमारा फेवर कर देगा। नहीं, आपस में बात ही नहीं बोलिए। हाँ, बैठिए। गर्ल्स में कोई बताएंगे कंपोजिट नंबर जिसका HCF 1 हो, जिसका दो फैक्टर है तो प्राइम नंबर हो जाएगा।
वेरी गुड, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, उस जैसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या है, 4 है, 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा, 1 2 4। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, कोई जानते हैं, सिकंदर चौहान, अब ऑनलाइन बच्चे पे ध्यान नहीं है, अभी ऑफलाइन में इतने बच्चे भरे हुए हैं कि कहाँ अब इस पे फोकस होगा, सुनते जाओ केवल। ठीक है, आप सुनते जाइए। ठीक है, लास्ट में विश करेंगे हैप्पी न्यू ईयर का। हाँ, तो अभी क्या हुआ, कोई बोल रहा हूँ कि टाइम हो गया। हाँ, नेक्स्ट आपको बताना है। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ये मैथमेटिकल टर्म है। मैं ट्विन प्राइम नंबर पूछने वाला था, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर आप हो सकता है कि बता देते, लेकिन अब को प्राइम आप पढ़े होंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं सअभाज्य संख्या। कौन बताएंगे? हाँ, वेरी गुड, बताओ। तो ऐसे दो संख्या जिसका HCF हमेशा 1 हो। वेरी गुड, वैसा दो नंबर जिसका HCF 1 हो, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर 1 हो। दो नंबर ले लो, दोनों नंबर का फैक्टर निकाल लो, उसका 1 ही फैक्टर मैच करना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, 1, जिसका HCF क्या हो, 1 हो। बैठो, एग्जाम्पल में आप, ठीक है, 2 और 3 भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं जैसे तो 1 और 13 में ले सकते क्या, हैं। 1 और 13 1 और 13 भी हो सकता है। ठीक है, और 3 और 4 भी हो सकता है, 4 और 5 भी हो सकता है। सभी नंबर हो जाएगा। कैसे सभी? 8 और 12 को प्राइम है जी, 8 और 12 को प्राइम होगा क्या? 8 का फैक्टर और 12 का फैक्टर निकालो, हो सकता है कि 2-3 फैक्टर मैच कर जाएगा। 1 होना चाहिए, 1 ही फैक्टर, ऐसा नहीं कि कोई एक फैक्टर मैच, 1 ही HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। और ट्विन प्राइम नंबर कौन बताएंगे? फिर भी 2 स्टूडेंट, तुम बताओ। लगातार 2 प्राइम नंबर, तो 2 भी लगातार प्राइम नंबर है, 2 और 3, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? बिल्कुल गलत, तुम भी बताओ, यही डिफिनीशन, बिल्कुल गलत। डिफरेंस टू नंबर, 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, 5 और 7 का डिफरेंस। वेरी गुड, वैसा 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो, वैसा 2 लगातार प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। जैसे 3 और 5, 7 और 5, 11 और 13। चलिए, इसमें आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये 10 मिनट तक बोलते रह जाओगे तुम। ठीक है, बैठिए। ओएस में कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। नोटपैड का RTF, तो वर्ड का नोटपैड का होता है TXT। नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन TXT। देखो यहाँ पर, वहीं पे लिख देते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी देख लेंगे। क्या? TXT का फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट। देखो यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन हम लिख रहे हैं, नोट करना, .txt
नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन है .rtf, वर्डपैड का फाइल एक्सटेंशन है .docx, डॉक्यूमेंटेशन फाइल MS वर्ड .docx नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, प्रोजेक्टर नहीं, प्रोजेक्टर नहीं है, स्टार्ट है ना? अच्छा ठीक, हाँ लिखो, हाँ बोल देते। docx होता है MS वर्ड का ना, docx होता है MS वर्ड का, RTF होता है वर्डपैड का। XLS एक्सेल का, एक्सेल ही होता है, एक्सेल सीट करके होता होगा। .XLSX XLSX XLSX PPTX पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन। अब देखो, आप कोई पूछेगा कि पावर पॉइंट का PPT और PPTX, MS वर्ड का DOC और DOCX 2007 वर्जन से X लग गया है। X का मतलब एडवांस वर्जन। 2007 से पहले का जो भी MS उसको क्या कहते हैं, MS ऑफिस का पैकेज के अंदर बहुत सारा आएगा ना। MS ऑफिस के अंदर ही ना MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है। अरे बात समझ में? तो 2007 से पहले जो फाइल एक्सटेंशन था उसमें X नहीं लगा हुआ रहता था, लेकिन 2007 वर्जन से क्या लगा हुआ रहेगा, X लगा हुआ रहेगा। क्लियर है ना? नहीं, आप इसमें वर्क कीजिएगा, MS वर्ड में फाइल बनाइएगा, एक्सेल में फाइल बनाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल, EXE का मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, तो EXE फाइल रहता है, उस पर क्लिक करते हैं तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है ना, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल। MDB ध्यान दो, MDB क्या था 2007 से पहले, और अभी जो MS एक्सेस डेटाबेस है, ठीक है, उसका फाइल एक्सटेंशन होता है तुम्हारा, और करके मैं लिख देता हूं, या ऑब्लिक साइन दे दिया मैंने, .ACCDB। ACCDB कहने का मतलब एक्सेस डेटाबेस। MS ऑफिस का ही एक टूल है MS एक्सेस। अरे बात समझ में? ये डेटाबेस है, जैसे तुम्हारा फॉक्सप्रो डेटाबेस है, उसी तरह से MS एक्सेस भी डेटाबेस है। डेटाबेस। चलो फिर JPEG, ये ग्राफिक्स फाइल है ना, ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। लिख नहीं रहे हैं, लिख लेना। MPEG, मोशन फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। ये सब फंडामेंटल का चीज है। JPG, ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। अब बोल रहे हैं ना, उसको बोल कर। एक्सपर्ट ग्रुप, JPG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। देखते हो कहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो JPG फॉर्मेट का फोटो मांगता है, पासपोर्ट साइज का, या कभी GIF एक्सटेंशन मांगता है, कभी PNG फॉर्मेट मांगता है। ये सब सारा क्या है, ये सब ग्राफिक्स फाइल है ना। MPG, GIF, बहुत सारा एक्सटेंशन है। ग्राफिक्स,
ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, हाँ HDMI का भी हम याद नहीं है। HDMI तो ये पोर्ट होता है, केबल सपोर्टेड, DGA, ये CCDB कि MPEG, मोशन फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। तो इस तरह से बहुत सारा फाइल एक्सटेंशन होता है। ध्यान दो, आप जब क्यू बेसिक पढ़ रहे हैं फिर सी पढ़िएगा तो उसमें फाइल एक्सटेंशन सी मिलेगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो HTML का कितना लिखाएंगे, HTML का .html होगा, CSS पढ़ोगे तो .css होगा, जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो .js होगा, जावा पढ़ोगे तो .java होगा, VB पढ़ोगे तो .vb होगा। तो जो एप्लीकेशन पढ़ोगे उसमें फाइल एक्सटेंशन, कैसे मैंने पूछ दिया, फॉक्सट्रॉट डेटाबेस का फाइल एक्सटेंशन DBF, क्यू बेसिक का। अब जान के जो एप्लीकेशन तुम जान जाओगे उसका फाइल एक्सटेंशन मालूम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे सब फंडामेंटल में जो सब फंडामेंटल पढ़ाते हैं उनसे आप फाइल एक्सटेंशन एक बार पूछ लीजिए। चलिए अब हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं।